स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप लगातार देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि पिक्चर सारी क्लियर है। जो जीते उन्हें बधाई और जो नहीं जीते उन्हें विचार करना चाहिए कि कमी कहाँ रही है। ये लोकतंत्र सिखाता है। हमारी चाहे सफलता हो या विफलता हो, उसमें हमें कुछ तथ्य ढूंढने चाहिए कि जीते क्यों, वो फिर हार के कारण क्या रहे। तमाम पहलुओं को कोशिश करनी चाहिए और रिजल्ट काफी कुछ चौंकाने वाले भी रहे हैं। बात पंजाब की जाए तो पंजाब में झाड़ू नहीं, वहां वैक्यूम क्लीनर ने काम किया आम आदमी पार्टी के लिए, और वहां तमाम दिग्गज धराशायी हो गए। और ऐसे ऐसे जिनके लिए सोचना भी बहुत मुश्किल बात है, उन पे मैं जाना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ पंजाब से, चंडीगढ़ से प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, जयपुर से हमारे साथ ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, और अनिल शेखावत जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। तमाम लोग राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हैं। ये बड़ी बारीकी से पूरी तह में जाने की हम कोशिश करेंगे कि हाँ, वास्तव में किस दिशा में देश की राजनीति जा रही है। मैं यहाँ एक बात जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मुद्दे जो जनता के हुआ करते थे, मैं बहुत कुछ 1 से 2 दशक, 2 से 3 दशक पहले की मैं बात करना चाहूंगा, आप लोगों को ले जाऊंगा। आप सब लोग सीनियर हैं। जनता के मुद्दे हुआ करते थे और जनता पीछे और लीडरशिप आगे हुआ करती थी, और जनता के मुद्दे होते थे जिसमें जनता जुड़ती थी। अभी हो ये रहा है कि भीड़ अपनों की होती है और भीड़ वोट में तब्दील हो, यह बहुत मुश्किल है। पहले लीडरशिप इसका कदर बेचैन होती थी कि अगर भीड़ किसी की सभा में चली गई तो हाहाकार मच जाता था उस खेमे में। वजह साफ है, कितने लोग सुनने चले गए, यानी कि वो गहरी छाप लेकर के जा रहे हैं और वोट में तब्दील होंगे। अब भरोसा नहीं है नेताजी को कि ये जो सुन के जा रहे हैं आपको वोट डाल भी देंगे, या आपके रोड से में फूल बरसा रहा है वो भी आपको वोट देगा। एक मैं राजनीति में एक बदलाव देख रहा हूं। दूसरी जो मैं बात कर रहा था मुद्दों की, महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक मुद्दा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष हमलावर हुई। जिन राज्यों के अंदर चुनाव नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन इश्यूज हैं, लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करें, वहां योगी जी से ज्यादा निशाने पर मोदी जी रहे, लेकिन वो इफेक्ट आ नहीं पाया। तो कोई वजह हो सकती है कि अभी जो जनता के मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं और राजनीति का परिदृश्य कुछ अलग बन गया है। मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। योगेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन बातों को समझने में कोई ज्यादा परेशानी होती नहीं है। हम लोग पिछले साल भर से इन पे कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब राजनीति में जो मुद्दे हैं उनको, ये आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि जिस तरह के दृश्य हमने कोविड के दौरान देखे थे, जी हमने नोटबंदी के दौरान देखे थे, हमने पैदल चलते हुए लोगों को जूते सड़ते हुए चलते हुए देखे थे, हमने किसानों को देखा था, वो सब कितने परेशान थे। लेकिन जमीनी हकीकत से अलावा क्या से अलग हट करके सारे फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका क्या कारण है? मुझे लगता है ये है कि ये कोई धर्म युद्ध नहीं है। ये युद्ध, इस युद्ध में दक्ष सरदार और सेनापति विजयी होते हैं, और वो सिर्फ ऐसे जुमले और इस तरीके से बोलते हैं कि सारी चीजें बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अति राष्ट्रवाद को आधार बना करके बहुसंख्यकों को ऑर्गेनाइज करके बहुत लंबे समय से अपना काम किया है, और वो ये पता लगा कि इस तरह के संकट के दौरान भी, जिसमें लोग परेशानी में है, तो भी मत कैसे दिए जा सकते हैं, कैसे लिए जा सकते हैं, वो यूपी के नतीजों से सामने खुल करके आया। लेकिन साथ साथ में ये भी देखने की जरूरत है कि लोगों ने जिस तरीके से मुद्दों की चर्चा की, जिस तरीके से लोग जनमानस के बीच में गए और अपने साथ में सुनने वाले एकत्रित किए, उनकी वजह से विक्ट्री का मार्जिन वो नहीं है जो 2017 में जब पहली बार इलेक्शन में जीत करके आए थे, जैसा सिलसिला बना था। वो मार्जिन बहुत कम है। 100, 200, 150 वोटों से आगे चलने का सिलसिला लगता रहा है, वो भी अभी भी है, और उसमें कभी भी कुछ पलटाव हो सकता है। लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि यूपी के अंदर अब चुनाव परिणाम 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन ये इस पक्ष में जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मुद्दे गौण हो गए। हाँ, मुद्दों को जिस तरीके से प्रियंका बोल रही थी कि सर लड़की है, लड़की, वो जो एक जुमला है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसका परिणाम है। महिलाओं ने जिस तरीके से वोट किया इस चुनाव के अंदर यूपी के अंदर, वो पुरुषों को बहुत पीछे छोड़ गई। ये एक जागृति आई है महिलाओं के बीच में। अब उसको और कौन सी बात महत्वपूर्ण लगी? अश्विनी वो उज्ज्वला योजना से प्रभावित हुई, वो अनाज से प्रभावित, जो खाने को अनाज मिल रहा था राशन की दुकानों से, उनसे प्रभावित हुई। ऐसा बहुत सारे बातें हैं। लेकिन ये कहना
ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी बड़ी लोकप्रियता से वापस शासन में आई है, ऐसा नहीं लगता है। निश्चित रूप से आप बिल्कुल, मैं आता हूँ वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं प्रमोद वशिष्ठ जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, पांचों राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में निगाहें सबकी टिकी हुई थी, क्यों अक्सर यह माना जाता है कि केंद्र में सत्ता के सिंहासन तक अगर जाना है तो रूट आपको उत्तर प्रदेश लेना होगा, वजह से आप 80 सीट है वहां से। तो यहाँ एक बात, जैसे अभी ओम सैनी साहब कह रहे हैं कि अति राष्ट्रवाद जो है वो एक बड़ा कारण रहा बीजेपी के लिए, मुद्दे गौण हो गए। यहाँ देखिए एक बात मैं जो भी देख पा रहा हूं, सुबह से मैं पैनलिस्ट जो लगातार जुड़ रहे हैं उनके साथ में चर्चा हो रही है। यहाँ मुद्दा एक बड़ा लग रहा था कि बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, तमाम मुद्दों को खारिज करके वहां सुरक्षा व्यवस्था को लोगों ने तरजीह दी है। ये विपक्ष के निशाने पे थे। 4 बुलडोजर जब लेकर के चल रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो वही एक स्लोगन उनका मुझे लगता है कि जनता के बीच भाग गया, जनता को कि सुरक्षा दे रहे हैं। तो एक पैमाना हो गया कि मुद्दों से ज्यादा आज लोगों को अपनी खुद की सुरक्षा की जरूरत है, अगर योगी दे पाए हैं तो, क्योंकि मुझे वोट में तो यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं देखो योगेंद्र जी, पहले के वो नारा चला था कि भाषण की अफीम खिलाकर गहरी नींद सुलाता और बिन पटरी की रेल चलाता वो नेता कहलाता। लेकिन अब ये बिन पटरी की रेल चलने वाली नहीं है। अभी मैं लखनऊ में अभी आपसे 10 मिनट पहले योगी आदित्यनाथ जी को सुन रहा था। उन्होंने साफ तौर पे इस बात को माना कि इन चुनावों में पांचों राज्यों में जातिवाद, परिवारवाद सब कुछ गौण हो गया। पब्लिक वो पसंद कर रही है जो कर रहा है, अब वादा नहीं चलेगा। योगी जी ने सुरक्षा के मुद्दे पर, मेन मुद्दा जो यूपी में चला सुरक्षा का मुद्दा, वो चला। अगर जैसे हम पंजाब की बात करते हैं राष्ट्रवाद की, पंजाब में जो चला वो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल चला, जो उन्होंने बार बार इस बात का वादा किया कि मैं ये करूंगा। लोगों ने स्टाम्प तक लिखवाए वहां के प्रत्याशियों से, जो प्रत्याशी जो चुन गए उन्होंने आप आम आदमी पार्टी के भेजे कि अब तो जो काम करेगा वो ही चलेगा। जो पहले जो वादे कर दिए, अब चुनाव के टाइम में जैसे 4 साल 4.5 साल सत्ता हमने चला ली, और 4.5 साल चलने के बाद में हम घोषणा कर रहे हैं कि ये 1000 आदमी हमने परमानेंट कर दिए, हम 1.5 लाख की भर्ती करेंगे। तो चुनाव का जो एक सगुफा फेंक देते हैं कि भाई 2 लाख हम भर्ती करेंगे, ये करेंगे। अब उन बातों में जनता आने वाली नहीं है। अब तो इस 5 राज्यों के चुनाव, खास तौर से उत्तर प्रदेश और पंजाब से ये बिल्कुल साफ तौर पर निकलकर सामने आया कि जो काम करेगा वो जीतेगा, वो सामने आएगा। लोगों ने इस बात को साफ तौर पर इन चुनावों में परिणामों में बता दिया। चाहे वो जैसे राष्ट्रवाद का जो मुद्दे की जहां तक बात है, ठीक है वो थोड़ा हो, लेकिन वहाँ यूपी का अगर बात करें, अभी काफी जर्नलिस्टों से मेरी चर्चा वहां भी हो रही थी, तो वहां तो 70% जो मामला चला वो सुरक्षा के मुद्दे पर। योगी जी, मोदी जी का हालांकि मॉडल है, मोदी जी का 10 बार नाम लिया अभी योगी जी ने, पहले नाम वहीं से शुरुआत करी भाषण से, वो एक अलग बात है। लेकिन यूपी में मानना ये है हम लोगों का कि मोदी जी से ज्यादा योगी जी चले, और मुद्दे जो थे वो बिल्कुल ऐसे गौंड रहे। सुरक्षा के आगे सारे मुद्दे फेल हो गए। महिलाओं, चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा, प्रमोद जी वापस लौट रहा हूँ। अनिल शेखावत साहब के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, क्या लगता है आपको, पांचों राज्यों की तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद चला या योगी का सुरक्षा का जो वादा था वह चला, या उनकी वर्किंग शैली जो देखी लोगों ने कि हाँ काम कर सकता है, और जैसे अभी अपनी स्पीच में कहा प्रमोद जी, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि बहाने नहीं, काम चाहिए लोगों को, वह ट्रैक पकड़ा योगी ने, उसमें सफल रहे? योगेंद्र जी, हमारी कितनी बदकिस्मती है कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर लेके चलेंगे इलेक्शन के बाद। बुलडोजर का उन्होंने सिंबल ये बनाया है कि इससे डेवलपमेंट होगा। ये जेडीए का, जयपुर में ये काम जेडीए करेगा, ये अशोक गहलोत नहीं करेगा। इस संडे को टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अय्यर का एक छोटा सा लेख आया है। वो इकोनॉमिस्ट टाइम्स के एडिटर हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं और अपने ढंग से चीजों को देखते हैं। मैंने कभी भी उनको किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हुए नहीं देखा। उन्होंने उस लेख में लिखा है कि 5 साल के योगी के कार्यकाल में जीडीपी का सबसे स्लो मूवमेंट यूपी में हुआ है। हम पता नहीं कौन से कामों की तारीफ कर रहे हैं कि साहब यूपी में ये हो गया वो हो गया। या तो स्वामीनाथन अय्यर झूठ बोल रहे हैं
या उनको जीडीपी के रेशोज का या काम करने का जो फॉर्मूला है वो समझ में नहीं आया। जिस भीड़ की आप बात कर रहे थे चुनावों की, वो ये कहते हैं कि 1 मार्च को बलिया में मैंने अखिलेश यादव की एक चुनावी सभा में मैं गया। ये मैं स्वामीनाथन अय्यर की बातें कह रहा हूं, मेरी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर रहा हूं जी। उन्होंने कहा उस भीड़ में इतना उन्माद था कि अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ इतनी तेजी से मंच की तरफ गई कि जब हम पत्रकारों की एक गैलरी में बैठे थे तो सारे बैरिकेड्स टूट के और सारे लोग बाग हमारे ऊपर गिर गए। दूसरी, उन्होंने नेक्स्ट डे सोनभद्र की बीजेपी की पीएम की एक मीटिंग की रिपोर्टिंग करी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने काम गिना रहे थे, जनता चुपचाप बैठी थी, कोई जोश नहीं था, सिर्फ लाए गए हुए आदमी थे। तीसरी मीटिंग उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मीटिंग करी, जिसमें मीटिंग के दरमियान लोग बाग उठ के जाने लग गए। देखिए, जीत पे हर कोई ताली बजाएगा, और ये हिंदुस्तान वही देश है जहां 1984 में बीजेपी के 2 सीटें आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे, और भैरू सिंह शेखावत एज ए चीफ मिनिस्टर गंगानगर में तीसरे स्थान पे आए थे। तो चुनावों में जीतना हारना ये भी एक गेम है, कोई पास हो गया कोई फेल हो गया, कोई बहुत ज्यादा जो है ताली बजाने की जरूरत नहीं है। स्थितियां ऐसी है, बदकिस्मती कही है इस देश के ढंग के आदमियों की जो अपनी पीड़ा को उजागर नहीं कर पा रहा है, या उजागर करता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। और ये बदकिस्मती है कि बुलडोजर एक जो है डेवलपमेंट का सिंबल लेके पूरे देश में इसका डंका बजाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जीत में उनको मुबारकबाद देना चाहिए, और जो हारे हैं उन लोगों को अपना असेसमेंट करना चाहिए कि हम किस वजह से हारे हैं। ये वही कांग्रेस की पार्टी है जिसने 1952 में यूपी में 388 सीटों पर मतलब अपनी जीत की थी, और यही पंजाब था जिसमें 1962 में 90 सीट आई थी। जो 10 साल पुरानी आपकी पार्टी है उसको 90 आज आ रहे हैं। तो ये जो हारी हुई पार्टी कांग्रेस है या और जो पार्टियां हार रही हैं, उनको अपना असेसमेंट करना चाहिए कि ऐसे एटमॉस्फेयर में जो बीजेपी ने इस देश में क्रिएट किया उससे कैसे लड़ा जाए, हमारी क्या पॉलिसीज हो, हम क्या स्ट्रेटेजी नई बनाए जो ऐसी सरकार से। अभी ओम जी ने भी कहा था, वो गंगा की लाशें कहाँ दिख नहीं रही क्या अब आजकल लोगों को? जो इस नोटबंदी में लोग बाग, मैं इनकम टैक्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा हूं, एक भी मैंने नोटिस नहीं देखा जो काले धन को पकड़ने में मैंने मेरे जगह पे कहीं काम देखा हो। सिर्फ एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने और लोगों को ये दिखाया कि जैसे ब्लैक मनी को ढेरों ट्रकों में भर के सरकार के पास जमा हो गई है। जितना कैश मार्केट में था उतना कैश सरकार को जमा हो गया और कुछ भी हाथ नहीं आया। परंतु इवेंट बहुत इतना अच्छा था, अखबार में इतने ढंग से किया गया था कि आम आदमी ने ये देखा, गरीब आदमी ने ये देखा कि पता नहीं कितना ब्लैक मनी चला गया। जीएसटी में कलेक्शन, कभी तो 2 महीने तक उसके फिगर नहीं आते, अब जब कलेक्शन हो रहा है, जब 1 तारीख को कलेक्शन का फिगर आ जाता है। तो ये सारा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है बीजेपी का, ये आम आदमी के समझ से बाहर है। तो उनकी जीत पे शुभकामनाएं तो रहेंगी, परंतु जो देखने वाली बात ये है कि वास्तव में ये जीत के काबिल हैं कि नहीं है, ये जनता को तय करना है। जी, और पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में जो भी हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं जब आप डिलीवरी नहीं करेंगे अपने प्रोमिसेस की तो आपके खिलाफ वोट तो आएगा ही। तो जहां अगर कांग्रेस की बात करें हम, तो चाहे वो चन्नी साहब सिद्धू से लड़ रहे हो, सिद्धू कप्तान साहब से लड़ रहे हो, तो कहीं मैनेजमेंट इनका वीक हुआ जब भी हारे। तो हारने के कारण तो होंगे ही, जीतने के भी कारण है, हारने के भी कारण है। तो ये असेसमेंट तो कांग्रेस को करना है कि उन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे, आज क्या है साहब, अगर आपने 2 टॉफी हर घर में पहुंचाने का वायदा किया है तो आपको ये मैनेजमेंट देखना है कि वो क्या वो टॉफियां उस घर में पहुंच गई क्या। सिर्फ बीजेपी ने 6 किलो 5 किलो पर मेंबर जो अनाज पहुंचाने का वायदा किया, वायदे से कुछ नहीं होगा, वो अनाज उस घर में पहुंचाया गया है, ये लोग बाग एडमिट करने लग गए। तो आपको प्रॉमिस चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, उसका अगर क्रियान्वयन, अगर आपका एग्जीक्यूशन पार्ट आपका वीक होगा तो आप उसको भुगतेंगे। तो कांग्रेस की वहां गलतियां हुई, जो प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं हुए, आपस की लड़ाई हुई, तो ये सब चीजें इनको ठीक करनी पड़ेगी, तो रिजल्ट ठीक आएंगे। तो ये कांग्रेस का
कांग्रेस को सोचना है इस बारे में। मैं वापस लौटूंगा, एक बार प्रमोद जी आपके पास लौटूंगा, उसके बाद ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, देखिए चुनाव परिणामों की तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर होगी कि बीजेपी लगातार यह बात कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का नाम लेने वाले उनको सबको ही बाहर कर देंगे यहाँ से, यानी कि राज्यों से आप साफ कर देंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे, ये इनका अपना एक स्लोगन है। देखिए यही शासक और यही वजीर रहेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बीजेपी के लिए रहेगी। उन्हें कुछ चुनौती अभी मुझे नहीं लग रहा कि कमिंग डेज में कुछ देने वाला भी होगा उत्तर प्रदेश के और दूसरे राज्यों के रिजल्ट के बाद में। लेकिन क्या कांग्रेस को अब अपने स्टेप पे कोई विचार करना चाहिए कि जो स्टैंड कांग्रेस लगातार ले रही है G3 यानी कि ग्रुप 23 जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, उन लोगों का कई बार ये रहा कि कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वास्तव में अगर सोनिया गांधी ये सोच के चल रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, और परिवारवाद सब पार्टियों में है। पंकज सिंह उदाहरण है इसका, भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन परिवारवाद केवल समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। तो खैर चले, समाजवादी पार्टी एक रीजनल पार्टी के ऊपर नहीं बढ़ पा रही है वो, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या आपको लगता है कि वक्त है कि कड़वे घूंट पे अगर पीने पड़े तो करेले का जूस समझ के पीना चाहिए अगर आपको डायबिटीज दूर करनी है तो वो वक्त आ गया कि कांग्रेस को वास्तव में अब धरातल की बात करनी चाहिए। केवल ये नहीं बटरिंग बात जो कहें कि नहीं राहुल गांधी के अलावा कोई नेता नहीं, या प्रियंका गांधी जी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, एस्टैब्लिश लीडर तो यही होंगे। क्या ये वास्तव में अगर ये कारण है कि उस लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जनता के बीच छाप नहीं छोड़ पा रही है, तो अब कुछ विचार करना चाहिए कांग्रेस को? नहीं, इसी तरह देखो कांग्रेस का जो संगठनात्मक चुनाव का जो एक प्रक्रिया है वो तो प्रारंभ हो ही चुकी है। और सोनिया गांधी जी ने भी एक बात को ये दोहराया था अभी कुछ समय पहले, प्रियंका जी में राहुल गांधी ये बोल चुके हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस एक बहुत बड़ा मंथन करने जा रही है। और काफी जो इनके नजदीक जो रहते हैं सलाहकार, उन्होंने इस बात को कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक नए रूप में कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस ये तो चिंतन मंथन हर चुनाव हारने जीतने के बाद होता रहता है, लेकिन अब वो चिंतन मंथन किस तरह का होगा? क्या कांग्रेस अब भी कॉन्फ्रेंस तक सीमित होगी? ये राहुल गांधी जी कॉन्फ्रेंस कर ही चले गए, क्या पब्लिक से जुड़ाव जो है, अब जो वोट देने जो लोग जाते हैं उनको बड़े कठिन सब तो पता नहीं होता ना कि जीडीपी क्या है, ये क्या है। अब उनको तो छोटी चीज कि भाई मेरी सड़क बनी, मेरी वो, मुझको राशन तो पंजाब में मिला है बीजेपी का, लेकिन वहां बीजेपी की 2 ही सीट आई है नहीं, लेकिन वहां केजरीवाल ने जो बड़े बड़े वादे करके बात करी तो वो चला। वो तो कांग्रेस को भी पब्लिक में इस तरह की एक चीज मैसेज देना पड़ेगा कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अब निकलना पड़ेगा कि बस कॉन्फ्रेंस से नहीं, अब गांव में जाना पड़ेगा, अब शहरों में जाना पड़ेगा। जैसे प्रियंका जी ने मेहनत तो की है, लेकिन उनका वोट प्रतिशत भी नहीं, बहुत ज्यादा मतलब डैमेज कांग्रेस का जो 5 राज्यों में हुआ है। तो प्रियंका जी ने जो मेहनत की है, अगर वो इसको बरकरार रखेंगी, बरकरार चलती रहेंगी और जगह भी, तो हिमाचल चुनाव आ रहा है, उसके बाद राजस्थान आ रहा है, कई राज्यों का आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़े बदलाव की जरूरत है। अशोक गहलोत जी का भी अभी एक वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से बोल रहे थे कि वो शायद उनका नाम अभी से चल निकला है कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको शायद इस बार बना दे। तो ये जो चीजें चल रही हैं, तो ऐसा कोई सुलझे हुए लीडर को, गांधी परिवार को पद का मुंह छोड़ के एक बार उनको मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपको डायबिटीज दूर करनी है तो करेला का जूस तो पीना पड़ेगा। कि अगर दवा कह रहे हैं लोग तो ये विचार करना होगा। अगर ये एक बार के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन ये विचार करना चाहिए क्या कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकल के, क्योंकि एक तो बीजेपी के हाथ में मुद्दा है परिवारवाद का, जिसपे अक्सर घेरती है और कांग्रेस उसे ठीक से काउंटर नहीं कर पा रही है। मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम जी देखिए, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक कठिन समय है, और लगता है आपको कि कांग्रेस को लीडरशिप पे विचार करना चाहिए, या अगर राहुल गांधी सही ट्रैक पे जा रहे हैं तो वो कौन लोग हैं उनके सिपह सालार जो लगातार कांग्रेस को उस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को पीड़ा है। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं, बहुत सारे मित्र जिनसे बात हुई है कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे लोगों ने ही मरवा रहे हैं। ये विचार करने की क्या आपको लगता है कि एक आवश्यकता है, या फिर ये कहें कि लीडरशिप में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं कांग्रेस के में? देखिए, 2 बातें हैं योगेंद्र जी। एक तो ये कि
विपक्ष ने कांग्रेस के लीडरशिप में लगातार ये घोषणाएं करते रहे, बोलते रहे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हटाने के लिए हमें एकजुट होना है। लेकिन जब जमीनी हकीकत को देखते हैं तो पता लगता है कि लोग अपने अपने आइलैंड पे कब्जा रखना चाहते हैं और एकजुट नहीं होना चाहते। जैसे कि जनता पार्टी के शासन के वक्त में देखा गया था कि मिसेस गांधी ने आपातकाल लगाया तो ठीक सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जगह इकट्ठी हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जनसंघ भी उस वक्त सारा सब देखा और उसका नतीजा हमें देखने को मिला। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपनी अलग से तूती बजाई तो एसपी ने अलग से किया और बीएसपी ने अलग से किया और ओवैसी ने आके अलग से किया। अगर ये एकजुट होते तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जो वैचारिक लड़ाई थी उससे नतीजे सामने आ सकते थे, लेकिन वैचारिक लड़ाई के लिए सेक्रीफाइस आप नहीं कर सके। दुनिया के जितने भी ये मुल्क हैं जहां पर फासिज्म का सिलसिला चला, वहां पर एकजुट होकर के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तभी फैसले हुए हैं। यहाँ तो अपना स्वार्थ छोड़ ही नहीं सके। तो ऐसी स्थिति में लगता ही है कि कांग्रेस को बड़ी पार्टी के रूप में, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये सोचना चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ अपने को एकजुट करने के लिए लोगों के साथ में मिले और अपने हित छोड़ें उस तरीके से। वो अब देखिए, अब मेरा ख्याल है कि इन चुनावों के बाद में जो भी कुछ मंथन वो करेंगे वो होगा। ये मैं नहीं मानता कि एक परिवारवाद का जो एलिगेशन है ये बहुत पुअर है। राहुल गांधी जितना लॉजिकली अब बोलते हैं, अब जैसा कहते हैं वैसा लॉजिकल कोई लीडर ही नहीं है। वो अकेला आदमी है जिसने कि मोदी या शाह को बिल्कुल चुप किया है अपने उसके साथ। लेकिन देखिए एक सवाल मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा। देखिए इस बात को लेकर के मैंने बहुत क्रिटिसिज्म देखा है राहुल गांधी का। जयपुर की रैली का आपको ध्यान होगा, पूरे देश भर के लोगों को बुलाया गया, मुद्दा महंगाई का था, वो लेके बैठ गए हिंदुत्व के मुद्दे को, जो बीजेपी के लिए एक फर्टाइल लैंड की तरह दिखाई देता है वो मुद्दा, वो बीजेपी को उन्होंने ही थमा दिया। ये क्या स्मार्ट लीडरशिप की हम बात करेंगे? देखिए हिंदुत्व का जो सिलसिला था, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि जो मीडिया है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं उसका भी स्वरूप से एक अलग किस्म का बन गया है। हमारे जितने भी चैनल्स हैं, हमारे जितने भी प्रिंट मीडिया है, वो जिस तरीके से एक तरफा बातें करने लगा है, इरेशनल और इलॉजिकल बातें करने लगा है, उनको छापा जाता है, उसको दिखाया जाता है। ये बहुत अलग, आपका जो चैनल है वो बहुत डिफरेंट है। जोगिन जी मैं बता दूं आपको, राजस्थान में हम सारे चैनल देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हम चैनल देख रहे हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर एक खास मुद्दे को लेकर के सारी बातें करते हैं। तो राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए, राहुल गांधी को कमजोर साबित करने के लिए ये सारे सिलसिले हैं। वो उसको पिता की लेगेसी में कुछ नहीं मिला है, उसको परिवार के लेगेसी में कुछ नहीं मिला है। चलिए मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बीजेपी को तो लग रहा है कि जिस रूट पे हम चल रहे हैं उसमें बल्ले बल्ले है, तो मुझे लगता है कि उस रूट में और खाद डालने की कोशिश करें, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो या दूसरे जो मुद्दे हो। जैसे अभी प्रमोद वशिष्ठ जी ने कहा कि जीडीपी वगैरह 70% लोगों के समझ में नहीं आती है। वो ये देखता है कि मेरी सड़क बनी हुई है, अच्छा ये मुद्दा है, वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट डाल देंगे, वो राशन पहुंच रहा है उसके आधार पर वोट डाल देंगे, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस को अपनी लीडरशिप पे, या कांग्रेस आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कांग्रेस के साथ में, उस पर विचार करने का वक्त है कि जो गंभीरता से उसे विचार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक प्रस्ताव आला कमान पे छोड़ा जाता है निर्णय। क्या वो चलेगा कांग्रेस में? योगेंद्र जी 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, 100 साल हो गए हिंदू मुस्लिम करते हुए। तो ये जब आप रोज किसी के कान में डालोगे कि तेरे को मुसलमान मार देगा, तेरे को खा जाएगा, तो 100 साल से एक ही टॉपिक पे काम चल रहा है। मैं आरएसएस की शाखा में गया हुआ हूं बचपन में, तो मैंने शाखा इसलिए छोड़ दी थी कि मैंने कहा कितनी बार औरंगजेब सुनूं, कितनी बार इनके चीज सुनूं। तो इन लोगों की फिलॉसफी अलग चीज है। कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम है कि कांग्रेस उसको सही ढंग से उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रही। मैंने आपके चैनल पे एक रोज कहा था कि दिसंबर क्वार्टर में कुछ खाद्य जो बनाती हैं, बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां कि बिस्कुट की बिक्री कम हो गई। जो 5 रुपए का एक बिस्कुट आता है, जो मजदूर जो है चाय के साथ खाता है, तो दिसंबर एंड में उन कंपनियों ने ये कहा कि हमारे रूरल एरिया में हमारी डिमांड बिस्कुट की कम हो गई, क्योंकि गरीब आदमी 5 रुपए का जो बिस्कुट चाय के साथ खाता था उसकी सेल डाउन हो गई है। ऐसी चीजें तो बाहर नहीं आ रही हैं। और अखबार में क्या आ रहा है कि मर्सिडीज की सेल बढ़ गई, ऑडी की सेल बढ़ गई। तो ये जो चीजें हैं, जो जनता से रिलेटेड चीज है, गरीब आदमी से रिलेटेड चीज है, वो हाईलाइट आपका जो अखबार और मीडिया